राणा सांगा अपने वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राज्य के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे। उसके 3 उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज्य हिंदुस्तान में जमने ना पाता। जब बाबर जैसा आक्रांता किसी के बारे में अपने संस्मरणों में ऐसे लिखे तो सोचिए वह योद्धा वास्तव में कितना शक्तिशाली रहा होगा। नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा राणा सांगा के अद्वितीय गौरव से और यह भी जानना चाहता हूं कि क्या होता यदि राणा सांगा बाबर को आगे बढ़ने से पूर्व ही मिट्टी में मिला देते। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जब राणा कुंभ की हत्या हुई तो कुछ समय के लिए उदय सिंह प्रथम ने शासन संभाला, परंतु जिसने अपने पिता की ही हत्या की हो वो मेवाड़ की पवित्र भूमि में कैसे टिकता। शीघ्र ही उसे रायमल सिसोदिया ने मार भगाया और उन्होंने अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए मेवाड़ को राजपूताने के सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनाया। अब जब राणा रायमल वृद्ध होने लगे तो प्रश्न उठा कि इनके बाद मेवाड़ का शासन कौन संभालेगा। उनके 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयमाल और संग्राम, और तीनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। कहते हैं कि जब वे एक योगिनी के शरण में गए तो उन्होंने संग्राम को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बताया। क्रोधित पृथ्वीराज ने संग्राम पर हमला किया, परंतु वे बच गए। वो अलग बात थी कि उन्हें अपने एक आंख का बलिदान देना पड़ा। जल्द ही पृथ्वीराज और जयमाल आपस में लड़ मरे और अजय मेरू प्रांत यानी अब अजमेर की सहायता से संग्राम सिंह को मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त हुई। यही संग्राम सिंह बाद में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब मुगलों का भारत में आक्रमण हुआ तो राणा सांगा के नेतृत्व में मेवाड़ भारत का सबसे शक्तिशाली प्रांत बन चुका था। उसका प्रभुत्व ऐसा था कि राणा जी के एक आह्वान पर 1 लाख से अधिक राजपूत इकट्ठा हो सकते थे। उनके पराक्रम का प्रताप था कि लोधी साम्राज्य को कभी दिल्ली और आगरा के क्षेत्र से आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया और मेवाड़ लगभग समस्त उत्तर भारत का अधिकारी था। अब कल्पना कीजिए यदि वे बाबर को भी इसी तरह पराजित करते तो क्या होता। हम ये दावा ऐसे ही नहीं कर रहे। 80,000 अश्व, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव एवं 104 सरदार और रावल, 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़ा गया था। अपने चरम पर संघ युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों को राणा सांगा जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेना को पराजित करने के बाद, मुसलमानों पर अपनी विजय प्राप्त करने के बाद राणा सांगा उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गए। कहा जाता है कि राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी और विभिन्न संघर्षों में उनके आंख तथा हाथ और पैर खो गए थे। इसके बावजूद उनकी वीरता को कोई भी मिट्टी में नहीं मिला पाया। यूं ही नहीं, इन्होंने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजय का स्वाद चखाया था। ऐसे ही जब पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो तब अन्य आक्रांताओं की भांति मुगलों ने भी भारतवर्ष पर अपना दावा ठोका। कथित इतिहासकारों के दावों के ठीक विपरीत राणा सांगा ने पानीपत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि बाबर तो लुटेरा है, अपना लूटपाट करके काबुल वापस चला जाएगा। परंतु जब ऐसा नहीं हुआ तो राणा सांगा ने बाबर के बढ़ते खतरे को मिट्टी में मिलाने की ठानी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का दुर्ग प्राप्त कर लिया। खानवा की लड़ाई में उस समय मेवाड़ी सेना के सेनापति हसन खान हुआ करते थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूती राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया और इसी बयाना के युद्ध से प्रेरित होकर राणा सांगा ने बाबर के समूल नाश की ठानी। 16 मार्च 1527 में खानवा की रणभूमि में मुगलों और राजपूतों में भीषण युद्ध हुआ। मुगल संख्या बल में राजपूतों के आधे भी नहीं थे, परंतु उन्हें अपने तोपखाने और बंदूकों पर पूर्ण विश्वास था। परंतु प्रारंभ में यह सब निष्फल पड़ रहा था।
2 बार मुगलों ने राजपूतों को पीछे धकेल दिया, परंतु राजपूत घुड़सवारों के अथक हमलों के कारण वे स्वयं अपने मोर्चे से पीछे हटने पर विवश हो गए। परंतु इसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतवर्ष का इतिहास बदल दिया। रायसेन के सिलहदी उर्फ शिलादित्य ने राणा की सेना के साथ विश्वासघात करते हुए बाबर की सेना का समर्थन किया। राणा क्रोधित हुए, परंतु उन्हें पराजय स्वीकार न थी। वे लड़ते रहे, परंतु उसी समय राणा को एक गोली लगी और वे अचेत हो गए, जिससे राजपूत सेना में भ्रम पैदा हो गया और वे तितर बितर होने लगे। ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध भूमि से बाहर निकालना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अजा झाला ने ली। उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया और अंतिम श्वास तक राजपूतों के लिए लड़ते रहे। एक धर्मपरायण राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा सांगा इस विश्वासघात और राजपूतों की पराजय से तिलमिला गए थे। उन्होंने सौगंध ली कि जब तक वे बाबर को मिट्टी में नहीं मिला देते, वे चित्तौड़ में कदम तक नहीं रखेंगे। परंतु यह सौगंध पूर्ण होता उससे पूर्व ही जनवरी 1528 में राणा सांगा की असामयिक मृत्यु हो गई। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर राणा सांगा अचेत न हुए होते और युद्ध जीत लिया होता तो? वैसे भी अगर बाबर वास्तव में उतना शक्तिशाली थे जितना बताया जाता था, तो अकबर के आने तक मुगल दिल्ली और आगरा समेत कुछ प्रांतों से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? इसके अतिरिक्त यदि राणा सांगा के पास भी मुगल जैसे आयुध होते तो क्या होता? कहीं ना कहीं इसका उत्तर उनके प्रपौत्र ने ही दे दिया था, जब अकबर ने अधिकांश भारत को अपने नियंत्रण में लिया, परंतु महाराणा प्रताप के समक्ष उनकी एक ना चली। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। जय राम जी।